जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। जीके जीएस की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला में जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, ये 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लासेज पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में आप थ्योरी भी यहीं कवर करेंगे। तो जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, आप सभी साथियों का मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए साथियों, हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और साथ में थ्योरी भी पूरी कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। जब आपके एग्जाम में वो प्रश्न या उससे संबंधित कोई और प्रश्न आएगा तो आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। तो आइए दोस्त, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न रहा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अगर बात की जाए, जुते हुए खेत की खोज जो है की गई थी, इतिहास से प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से ये प्रश्न आया हुआ है। बात की जाए यहाँ पे तो देखिए, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये दोनों स्थल कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। ये दोनों स्थल कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। लोथल तो जानते ही होंगे, कहाँ है? गुजरात। ठीक है, सबसे पहले स्थल समझ लीजिए कहाँ पे है? गुजरात में। कालीबंगा की बात करें तो कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान। तो जो प्रश्न पूछा गया, जुते हुए खेत की खोज की गई थी, वो कालीबंगा में। ठीक है, कहाँ पे? कालीबंगा, जो कि स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, राजस्थान में है। घग्गर नदी है ना। अगर नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? घग्गर नदी पे यह स्थल है। यहीं पे सबसे पहले जुते हुए खेत की खोज की गई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा जो नया, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन रहा उत्तर प्रदेश यूपी जीके से, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? अगर बात की जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी, है ना। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, जो कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। ललितपुर की बात की जाए तो ललितपुर हुआ, सोनभद्र हुआ, ये ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहाँ पे बहुत से खनिज संसाधन मिलते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें ललितपुर में, तो ललितपुर में जो बात की जाए तो यूरेनियम के लिए साथियों। ठीक है, किसके लिए? यूरेनियम के लिए फेमस है क्या? आपका ललितपुर है। और सोनभद्र की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है साथियों, और सोनभद्र को, है ना, सोनभद्र की अगर बात करें तो सोनभद्र में चूना पत्थर भी मिलता है, सोना भी मिलता है, यानी बहुत से खनिज मिलते हैं, है ना। बहुत से खनिज मिलते हैं। कहाँ पे? सोनभद्र में भी बहुत से खनिज मिलते हैं। तो अगर बात की जाए, सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्जा की राजधानी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं, तो ऊर्जा की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? सोनभद्र। ठीक है, ऊर्जा की, क्योंकि पावर प्लांट भी लगे हैं, तो ऊर्जा की राजधानी क्या है? सोनभद्र है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर सी दोस्त क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? जोधपुर, जैसलमेर, बेल्लारी और लेह, है ना। तो अगर बात की जाए, सबसे कम वर्षा जो होती है कहाँ पे होती है? लेह में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? लेह में होती है सबसे कम वर्षा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। तो अगर बात की जाए लेह में, तो देखिए, लेह की अगर बात करें तो लेह में, चूंकि लेह जो है लद्दाख की राजधानी है लेह, और लेह जो है पूरा बर्फ पड़ती रहती है। आप ये समझिए कि 0 डिग्री से लेकर के -40 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो वो दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है, क्योंकि -40 डिग्री जो है जिसका तापमान हो जाए तो वहाँ पे मानसून नहीं पहुँच पाता है। यही कारण है कि वहाँ पे जो है वर्षा बहुत कम होती है। तो कहाँ पे होती है? लेह में होती है, जो कि लद्दाख की राजधानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। अगर बात करें पुच्छल तारे की, तो जिसे कामेट भी कहते हैं। ठीक है,
पुच्छल तारे या कामेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं पत्थरों के, गैस के, धूल के, है ना। तो इसकी आपसे देखिए पूंछ की अगर बात करें तो देखिए ये जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पुच्छल तारे की अगर बात करें तो इसकी बनावट जो होती है, हमने आपको बताया कि गैस के, धूल के, पत्थर के बने होते हैं। ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जब ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना, तो सूर्य जो है जब ये चक्कर लगाएंगे और जब सूर्य के पास होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये सूर्य के पास होंगे तो इनकी पूंछ बढ़ेगी, है ना। इनकी अगर पूंछ की बात करें, पूंछ और सिर, है ना, शीर्ष की बात करें तो चमकीला होता है, तो पूंछ इनकी बढ़ती है जब ये सूर्य के पास होते हैं, और जब सूर्य के दूर जाते हैं तो इनकी पूंछ क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है, कम हो जाती है। पास होने पे बढ़ती है और दूर होने पे कम होती है। तो प्रश्न क्या पूछा गया कि पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर, है ना, सूर्य की ओर नहीं होती। भाई जाहिर सी बात है, सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो पूंछ तो आगे होगी नहीं ना, पूंछ तो पीछे ही होती है, उसी को तो पूंछ कहते हैं ना। तो अगर बात की जाए इस दिशा में सूर्य से दूर की ओर होती है, ठीक है, सूर्य से दूर की ओर होती है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है, राइट आंसर है दोस्त। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, उत्तर प्रदेश का हिंदी पत्र कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का हिंदी पत्र कौन सा है। ऑप्शन है बनारस अखबार, काशी अखबार, है ना, ब्रज पत्रिका, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए गोविंद रघुनाथ दत्ते, है ना, मैं लिख दे रहा हूं गोविंद रघुनाथ दत्ते, है ना, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था पहला हिंदी अखबार क्या था, बनारस अखबार। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1845 में, ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था, 1845 में। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का पहला, है ना, भारत का पहला हिंदी समाचार कौन था, तो उसका क्या नाम था। अगर मैं भारत की बात करूं साथियों, है ना, मैं भारत की अगर बात करूं तो याद रखिएगा उदंत मार्तंड, है ना, ये किसका है, भारत का है, उदंत मार्तंड। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1826 में साथियों। कब हुआ था, 1826 में हुआ था प्रकाशित। अगर अब बात की जाए किसने प्रकाशित किया था, तो पंडित जुगल किशोर, है ना, शुक्ल, किसके द्वारा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा, ठीक है। ये 1826 में था, भारत का था उदंत मार्तंड। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पूछा गया है, गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा प्रकाशित किया गया था, क्या नाम था, बनारस अखबार। कब प्रकाशित हुआ था, 1845 में। वहीं अगर हम पूरे भारत की बात करें तो साप्ताहिक था, उदंत मार्तंड जो पहली बार आया था 1826 में, जो है किसके द्वारा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। साथियों आपको क्या बताना है कि गोत्र, है ना, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, किसमें हुआ था, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये कब हुआ था, ऋग्वेद में, ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, ऋग्वेद में। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसका उल्लेख कब हुआ था, ठीक है, तो किसमें हुआ था, अथर्ववेद में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए गोत्र शब्द की, तो गोत्र शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए कि गोत्र जो है इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। लेकिन आपसे शब्द पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वेद में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसका है ना, या कौन लगा सकता है। यहां पे मैं सही कर दे रहा हूं, किसका, है ना, किसका है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनके ऊपर महाभियोग लगाने का, देखिए भारत में अगर बात करें
तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनको उनका सर्वोच्च स्थान होता है, संघ के हेड माने जाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन साथियों आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उनको जनता वोट नहीं करती है। अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिन्हें जनता डायरेक्ट वोट करे, वो प्रत्यक्ष है। तो राष्ट्रपति का चुनाव में जनता जो है डायरेक्ट वोट नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं, यानी सांसद और विधायक वोट मिलकर के क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो अगर बात करें राष्ट्रपति को, मान लेते हैं राष्ट्रपति कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है ना, संविधान के खिलाफ है, तो उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उनको हटाया जा सकता है। उनको हटाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो अगर बात करें महाभियोग हटाने का अधिकार किसको है, पहली चीज तो ये किस अनुच्छेद में है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, तो किस अनुच्छेद में है, 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। हालांकि भारत में महाभियोग अभी तक लगा नहीं है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर। उसके पीछे कारण है कि राष्ट्रपति को देखिए जिनकी सरकार होगी, सत्ता होगी, वही वोट करवाते हैं, वही जिताते हैं। तो अब राष्ट्रपति जाहिर सी बात है कि अपने मन का नहीं कर सकते हैं, है ना, तो अपने मन का तो कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो है जो कहेंगे वही करते हैं, खास करके पीएम जो कहते हैं खास करके वही करते हैं। हालांकि संविधान में उनके लिए बहुत शक्ति दी हुई है। तो इसमें जो है किसका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में, है ना, संसद के दोनों सदनों को जो है अधिकार है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के हटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, आपको क्या बताना है, पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो देखिए यहां पे बात करें गंगा, गंगा जो है सबसे लंबी नदी है भारत की, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, गंगा, है ना, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, गोदावरी की बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की 1465 है ना किलोमीटर लंबाई है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। यमुना की बात करें तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी है। ठीक है, 1365 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे अगर बात करें पश्चिम दिशा में, चूंकि पश्चिम दिशा में कौन सी है, नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती, है ना, एक नर्मदा भी है, दूसरी एक नदी और है, कौन सी, ताप्ती नदी है। ठीक है, ये दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। और इसी के बीच में ना एक पर्वत श्रेणी भी है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए किन दो नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ताप्ती को ही तापी नदी भी कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी है। तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली कौन सी नदी हो गई, नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, सबसे ज्यादा गहराई वाला बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, ये कहां पे है, गुजरात में। ठीक है, आगे अगर बात की जाए पारादीप, है ना, अगर बात की जाए पारादीप की, तो पारादीप क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा है, पारादीप, कहां पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, कहां पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, कहां है, उड़ीसा। और अगर बात करें कांडला बंदरगाह की, ठीक है, या इसी का नाम क्या है, दीनदयाल, इसी का क्या नाम है, दीनदयाल। तो अगर बात करें हम बंदरगाह की, देखिए बंदरगाह यानी सी पोर्ट, जहां पे पानी की जहाजें रुकती हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं या फिर सी पोर्ट कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया सबसे गहरा, तो सबसे गहरा क्या हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साथियों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक, तो सोयाबीन की बात करें तो 88% है ना,
88% सोयाबीन कहाँ से उत्पादित होती है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और सोयाबीन में चूंकि प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है ना, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है, तो सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी साथियों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? कहने का मतलब है कि जो खनिज तेल है उसको आयात भी करता है और निर्यात भी करता है ना। कुल मिलाकर के खनिज तेल को लेता भी है अपने यहाँ और सेल भी करता है। तो आयात और निर्यात है ना। तो आयात और निर्यात, निर्यात मतलब जो बेचा जाता है और आयात का मतलब जो खरीदा जाता है। तो जब कोई चीज खरीदी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आयात। और जब कोई चीज बेची जाती है तो क्या कहते हैं? निर्यात। तो अगर बात करें आयात और निर्यात, ऐसा कौन सा देश है जो दोनों कर लेता है? दोनों की बात करें तो यूएसए है ना। बात कर रहे हैं हम किसकी? अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये आयातक और निर्यातक दोनों है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से सबसे बड़ा होता है? चींटी, डॉल्फिन, हाथी, मानव। तो ये आसान सा प्रश्न है, आप जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या है? चींटी। चूंकि छोटी सी चींटी होती है तो उसके अगर बात की जाए मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात से सबसे बड़ा होता है। किसका होता है? चींटी की। डॉल्फिन की अगर बात करें तो डॉल्फिन आप लोग जानते होंगे भारत की क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है ना। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? हमारी डॉल्फिन है। जो कि कब राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था इसको? 2009 के अंदर। ठीक है, कब दिया गया था? 2009 में। उस समय की तत्कालिक राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है हमारा? डॉल्फिन है। हाथी और मानव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? चींटी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाथी परियोजना की बात करें तो 1992 में आई थी है ना। हाथी परियोजना, हाथी परियोजना 1992 में आई थी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, डॉल्फिन के बारे में, चूंकि ये मछली जो थी ना इसका स्वाद बहुत अच्छा होता था खाने में, तो लोग पकड़ लेते थे, खा लेते थे। और मछली आंखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आंखों की दवाई जो बनाई जाती है वो मछली से बनाई जाती है। अब मछली रहेगी नहीं तो मेडिसिन कैसे बनेगी? इसलिए इसको क्या दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था 2009 में। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल है ना। ये सब जो है अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें, जब इसका दोहन होता है तो जल निकलता है, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे साथियों जो हम आपसे करवा रहे हैं। ऐसे सीरीज आपको मिलती रहेगी, लेकिन आपका परिवार है अपना, आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। और अगर यहाँ तक आप आए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हौसला बढ़ता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।